हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। इंडिया में ऐसा कौन ही होगा ना जो एक्टर बनना चाहता है लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग नहीं सीखना चाहता। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू ऑलमोस्ट बी देयर। तो ये जो मेरा पूरा जर्नी था ना, ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैंने सोच के नहीं रखा था कि मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ, प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो मैंने डेडलाइन पे फॉर्म फिलअप कर दिया। और लेकिन एग्ज़ाम के बाद, मतलब एग्ज़ाम, सॉरी, बाद में एग्ज़ाम से पहले मैंने जेन्युइनली पढ़ाई की थी। एक हफ्ते पहले मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। तो एनएसटी के लिए ना एक रिटन और ऑडिशन टेस्ट आपको देना पड़ता है। और इस टेस्ट के लिए पूरे इंडिया में सेंटर अलॉट किया जाता है, हर हर स्टेट से एक सेंटर। तो मैंने पुणे से एग्ज़ाम ली थी। और रिटन एग्ज़ाम में आपको 2 सवाल दिए जाते हैं और उन 2 सवाल में से कोई एक सवाल आपको लिखना पड़ता है। और जो ऑडिशन टेस्ट होता है उसके लिए एनएसटी की वेबसाइट पे एक हफ्ते पहले गाइडलाइन आ जाता है, जो गर्ल्स के लिए अलग होती है और बॉयज़ के लिए अलग। तो उस गाइडलाइन में ना 3 मोनोलॉग्स आपको दिए जाते हैं। 3 मोनोलॉग्स का मतलब है कि एक पैराग्राफ होता है जो किसी नाटक से लिया जाता है या फिर डायलॉग्स होते हैं। तो आपको वो प्रिपेयर करके आना पड़ता है। तो 3 मोनोलॉग्स, 2 पोयम होती है, और एक लिस्ट होती है, नाटक की लिस्ट, मतलब ड्रामा प्लेस की एक लिस्ट होती है। और उन लिस्ट में से कोई भी 2 नाटक आपको पढ़ के आना होता है। तो इस नाटक में से आपको सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, या फिर आपका जो एक्टिंग का नॉलेज है उस पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं प्रिपेयर करके गई। तो एक हफ्ते पहले से मैं जुड़ गई थी कि मुझे अच्छे से करना है। और क्योंकि मैंने पिछले साल भी फॉर्म फिलअप किया था तो तब मेरी कुछ ऐसी खास प्रिपरेशन हुई नहीं थी। तो बस मैं दे के आ गई थी। तो मुझे ये पता था कि नहीं यार, इस बार एग्ज़ाम दूंगी ना तो मैं प्रिपेयर बहुत अच्छा करूँगी। फिर जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया तो एक फीलिंग होती है, आपको समझ में आ जाता है कि आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। अब चाहे आप उसमें सेलेक्ट हो ना हो, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं यार, मैंने ना बहुत अच्छे से दिया है ये। तो वो सेटिस्फैक्शन, वो एक टाइप की खुशी ना मुझे फील हो रही थी। वो चीज़ हो गई। उसके बाद मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि चलो रिजल्ट आ गए तो हो भी गया, नहीं भी हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, पूरे इंडिया में से लोग हैं, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो रिजल्ट्स आ गए और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे लिस्ट भेजी कि हाँ, तुम्हारा ना सिलेक्शन हो गया। और मुझे ऐसे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने 2-3 बार वो लिस्ट को चेक किया और वो ऐसा स्वीट सरप्राइज था कि ओ, सिलेक्शन हो गया मेरा वर्कशॉप के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं किसे बताऊँ, किसे नहीं। और मैं थी अपने होम टाउन में तब। और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी। तो वो बहुत ऐसा जल्दी जल्दी में हुआ कि ईमेल भी आ गया था कि एक हफ्ते में आपको दिल्ली आना है वर्कशॉप के लिए। तो ये जो वर्कशॉप होता है ना, ये 5 दिन का होता है। और जो इंडिया से जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, जैसे 150 से 200 सिलेक्ट होते हैं लोग, तो उन सारे लोगों को ना दिल्ली में बुलाया जाता है और कैंपस में रखा जाता है 5 दिन के लिए। और वहाँ पे वर्कशॉप होता है। तो वर्कशॉप का मतलब कि वो एक टाइप की एग्ज़ाम ही होती है। जैसे ये बोल सकते कि ये फर्स्ट स्टेप हुआ एग्ज़ाम का, रिटन और ऑडिशन का। उसके बाद का सेकंड स्टेप होता है वर्कशॉप का। तो उसमें आपको टास्क दिए जाते हैं, 10 से 15 टास्क होते हैं वो उसके मार्क्स के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कौन से 33 स्टूडेंट्स का फाइनली एडमिशन होगा। तो मैं खुश थी कि मेरा वर्कशॉप के लिए सिलेक्शन हुआ। और उससे भी ज़्यादा खुश इसलिए थी कि अब मैं दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली घूमूंगी। तो वो चीज़ हुई। उसके बाद मैंने सारे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर किए, तैयारी वगैरह हो गई और मैं गई दिल्ली। मैं पहुंच गई। तो दिल्ली में हमें कैंपस में बुलाया था। तो अ, एक हॉल था बड़ा सा। उस हॉल में सबको ऐसे बिठा दिया गया था। और उस दिन, मतलब पहला जो दिन था जब हम पहुँचे, तो उस दिन हमें वो जो रोल नंबर का आईडी कार्ड होता है, मेरा ये वाला था, तो ये हमें दिया गया। और अब 150 स्टूडेंट्स थे, 150 या 200 थे, पता नहीं, उतने स्टूडेंट्स थे। तो एक साथ तो उनका टास्क ले नहीं सकते।
तो उनको डिवाइड कर दिया गया था ग्रुप में। तो मैं ग्रुप ए में थी और हमें उसी दिन हॉस्टल्स के रूम्स भी दिखाए गए और एक रूम में 4 लड़कियां या फिर बड़ा रूम है तो 9 लड़कियां, इस तरह से हमें रखा गया। तो पहले दिन तो बस यही चीज़ हुई थी कि रोल नंबर दिया गया और जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, जैसे हर ग्रुप के ना एक एक कोऑर्डिनेटर होता था। तो हमारी थी एक मतलब हमारी जो मैम थी, कोऑर्डिनेटर थी, उनका नाम निकिता था। तो वो हमें सब समझा रही थी, मतलब ये 4 से 5 दिन उन्होंने हमें समझाया कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे जाना है, मतलब एक जो लीडर होता है ना उस टाइप की, वो मतलब हमें समझा रही थी। तो ये हर ग्रुप के लिए अलॉट किया गया था। तो पहले दिन जब हम पहुँचे तो इतनी चीज़ हुई। जो मेन चीज़ स्टार्ट हुई, मतलब वर्कशॉप स्टार्ट हुआ, वो अगले दिन से था। तो अगले दिन हमारा 8 बजे का कॉल टाइम था और 8 बजे नहा धो के हम पहुंच गए। तो एक लाइन में हमें खड़ा रहना था नाश्ते के लिए। और ये जो नाश्ता भी प्रोवाइड करते थे ना एनएसटी के लोग 5 दिन, वो भी काफ़ी हेल्दी था। जैसे 2 अंडे, 2 केले, फ्रूट जूस, कभी पराठा तो कभी सैंडविच, इस तरह से हमें दिया जाता था। तो हम ऐसा भरपेट नाश्ता करके फिर 10-11 बजे वर्कशॉप के लिए पहुंच गए। तो पहले दिन जो टास्क था ना वो ये था कि 16 जजेस एक रूम में बैठे हुए हैं और आपको जाकर उनके सामने 2 मिनट में कुछ भी परफॉर्म करना है जिसमें आप बेस्ट हो। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे डांस हो सकता है, कोई आपको गाना गाना आता है, कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, या फिर एक्टिंग तो मतलब आप कर ही सकते हो। तो ये आपको जाके वहाँ पे परफॉर्म करना था। तो मेरा तो ए ग्रुप ही था, तो हम पहले ही जाने वाले थे। तो मैं ऐसे थोड़ी सी नर्वस थी, तो मैंने जो मराठी में प्रिपेयर करके रखा था मेरा मोनोलॉग, तो वो एक था और एक हिंदी में था। तो मैं ऐसा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा वाला करूँ, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने फाइनली जाके एक कर दिया। लेकिन होता क्या है कि जब इतने सारे लोग आपके सामने बैठे और आपको पता है कि आपको जज करने वाले हैं, तो आप नर्वस हो जाते हो। और मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। तो वो परफॉर्मेंस मेरा थोड़ा ठीक था, इतना मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं लगा। तो ये जो जजेस थे सामने बैठे हुए, वो अपने अपने फील्ड के मास्टर थे। तो वो सुनने के बाद तो हम और नर्वस हो जाते कि पता नहीं कैसे जज करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो दूसरा टास्क था उसी दिन का, वो ये था कि जो हमें नाटक की लिस्ट दी गई थी एग्ज़ाम से पहले, तो उस नाटक में से जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें से अपनी क्रिएटिविटी से उसका पोस्टर आपको बनाना था, मतलब हमें बनाना था। तो रेफरेंस के लिए ना कुछ पोस्टर ऐसे लगे हुए थे उस रूम में, पेन पेंसिल और पेपर हमें दिया गया था। और उन्होंने बोला कि ये रेफरेंस के लिए आपको कॉपी नहीं करना है, लेकिन आपको जो भी लगा, वो नाटक पढ़ के आपको जो फील हुआ, कोई भी एक सीन हो सकता है उस नाटक में से उठाया हुआ, जो भी आपको लग रहा है बस आप उसमें पोर्ट्रे करो, स्केच करो। तो मैंने पगला घोड़ा नाटक पढ़ा हुआ था, ये बादल सरकार ने लिखा हुआ है, राइटर है उसके। तो मैंने वो पोर्ट्रे किया। तो अब मैंने इतनी प्रैक्टिस की नहीं थी स्केच बनाने की, लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने वो बना दिया। वो चीज़ हो गई। तो ये जो स्केच वाला पार्ट था ना, ये मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि जब मैं वर्कशॉप को आने वाली थी तब मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब पे कि हाँ तो क्या लेते हैं, मतलब वर्कशॉप में एक्चुअली होने क्या वाला है। तो ये पोस्टर वाली चीज़ मुझे पता थी, बाकी एक्सरसाइज मेरे लिए नई थी, मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो पहले दिन तो बस ये 2 ही टास्क हमारे हुए। फिर हमने खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन से हेक्टिक होना शुरू हो गया था सब कुछ। तो दूसरे दिन भी हमारा 8 बजे का कॉल टाइम था। फिर नाश्ता करके हम गए। तो पहला जो एक्सरसाइज था वो ये था कि एक म्यूज़िक बजाया जाएगा 10 मिनट के लिए। म्यूज़िक कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ा स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी किया जाएगा, मतलब चेंज किया जाएगा थोड़ा थोड़ा। और उस 10 मिनट में ना आपका पूरा ग्रुप एक साथ कुछ भी ऐसा मूवमेंट करेंगे, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सिर्फ हाथ हिलाने हैं ऐसे,
या फिर आपको सिर्फ फ्लोर पे ऐसा लग रहा है म्यूज़िक सुन के कि बस सो जाओ, तो सो जाओ, ऐसे लेट जाओ। या फिर आपको अपने आजू बाजू में जो लोग डांस कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट होना है, तो आप वो भी हो सकते हैं। तो 10 मिनट में उस म्यूज़िक पे आपको जो भी फील हो रहा है बस कर दो। तो मेरा वो अच्छा हुआ क्योंकि मुझे डांस पहले से पसंद है, तो जो भी मुझे फ़ील हो रहा था मैं बस वो कर रही थी। उसके बाद जो सेकंड टास्क था, सेकंड टास्क ये था कि डिस्टेंट मेमोरी। डिस्टेंट मेमोरी का मतलब है कि जो भी आपके पास्ट में कुछ घटना हुई हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, तो आपको वैसा ही वहाँ पे प्ले करके दिखाना है। नरेट भी कर सकते हो लेकिन प्ले करके दिखाना है। तो इसके लिए भी सिर्फ 2 मिनट का टाइम था और 2 मिनट के टाइम में आपको ये करना होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बहुत बार ना परफॉर्म करते टाइम आपको ये समझ में नहीं आता है कि टाइम जा रहा है, क्योंकि आपने जो भी फील किया है पास्ट में, ऑब्वियसली वो 2 मिनट में तो घटा नहीं है, बड़ा है वो। तो आप जब करने जाते हो ना, आप उसमें इतना घुस जाते हो कि आपको नहीं समझ आता कि अरे यार अभी जल्दी जल्दी करके निपटाना है। तो वो टाइम मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म करने से पहले अप हो गया था। तो वो भी थोड़ा मतलब ठीक है, उस पर मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। तो वो चीज़ हुई। उसके बाद का जो टास्क था वो ये था कि एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये सब कुछ ऐसे लिख के रखा है। सब मैं लिख के रखती थी कि कौन सा टास्क हमें बताया गया है, लिखा है, तो ये मैंने लिख के रखा हुआ है। तो हाँ, ओके। तो जो तीसरा टास्क था, सॉरी दूसरा टास्क, वो ये था कि तीसरा ही सॉरी तीसरा ही टास्क था, वो ये था कि 5 तत्व, आग, पानी, वायु, जमीन और आकाश, तो ये पंच तत्व हैं। इनको आपको स्टोरी में ऐड करना है, एक इमेजिनरी स्टोरी बनानी है और इनका इनको उसमें ऐड करना है मतलब उनका यूज़ करके आपको एक इमेजिनरी स्टोरी सुनानी है। तो आप 1-2 एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो या फिर पाँचों एलिमेंट्स को ऐड करके आप कोई स्टोरी बना सकते हो और वो आपको 2 मिनट में सुनानी है। तो यहाँ पे मुझे हॉरर फिल्म्स और हॉरर कहानियाँ पसंद है। तो मैंने अभी आपको तो पता है कि पश्चिम महाराष्ट्र में, कोकण में मुंजा, हडर, चकवा, ये जो स्टोरीज़ है ना, हमने सुनी हुई होती है और फेमस स्टोरीज़ है। तो मैंने उसी को उठाया क्योंकि मुझे सूझ नहीं रहा था कुछ नया, हमें जल्दी से बस परफॉर्म करना था। तो मैंने वो स्टोरी ली, कुछ अपनी तरफ से ऐड किया और वो सुना दी। तो यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें खुद के बारे में पता चली। एक, मेरा वॉइस उन तक ज़्यादा पहुँच नहीं रहा था। ऐसे ग्रुप में सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे और सामने जजेस थे, मेरा वॉइस इतना पहुँच नहीं रहा था। दूसरी बात ये कि बाद में जो लोग आके परफॉर्म किया ना, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि वाओ, क्या इमेजिन किया है इन्होंने, कितने अच्छे से इन्होंने स्टोरी बताई। कुछ ऐसी इधर उधर की, मतलब आजू बाजू में हमारा जो घट रहा है ना, वो भी उन्होंने स्टोरी में ऐड कर दिया था और बहुत ऐसे मज़ा आ रहा था वो सब देखने में। तो वो चीज़ हुई। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा ना कि एक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है कि आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। आप अलग अलग स्टोरीज़ पढ़ो, कोई आर्टिकल पढ़ो, स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करो, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इमेजिनेशन ये की थिंग होती है एक एक्टर के लिए। तो वो चीज़ मुझे पता चली। उसके बाद का जो टास्क था, तो लास्ट टास्क था ये उस दिन का। तो वो ये था कि हमें ना 2-2 जोड़ियों में बांटा गया था। तो मैं और मेरा पार्टनर ऐसे, और हमें ना एक रिलेशन दिया जाता है, वो जजेस देते थे कि एक रिलेशन दिया गया है। जैसे मैं और मेरे पार्टनर है, तो मैं और मेरे पार्टनर को एक रिलेशन दिया गया कि ब्रदर और सिस्टर। तो बस जाकर 2 मिनट पे ना हमें परफॉर्म करना स्टार्ट करना है। ये सोचना नहीं कि हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, हमें नहीं पता, क्या होने वाला है हमें नहीं पता। बस टास्क ये था कि एक सीक्रेट रिवील होने वाला है,
किसी का भी हो सकता है, मेरा या उसका, एक सीक्रेट बस रिवील होना चाहिए। ये टास्क था 2 मिनट में। तो पता कुछ नहीं है, बस वहाँ पे जाके इम्प्रोवाइज़ करना है। तो इम्प्रोवाइज़ का मतलब ये होता है कि एक्टिंग की भाषा में कि आप जाओगे ऑन द स्पॉट कुछ भी एक्टिंग करना शुरू करोगे। आपके डायलॉग से या फिर आप जो भी एक्शंस कर रहे हो, सामने वालों को ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा स्टोरी किस दिशा में अब घुमानी है, क्या करना है, आगे का रिएक्शन क्या देना है। तो इसको इम्प्रोवाइज़ बोलते हैं। इतने अच्छे से मैंने नहीं समझाया है, पर यही यही वो चीज़ होती है। तो हम जाके वहाँ पे करने लग गए। तो क्या हुआ कि हमने ये दिखाया था कि मैं और मेरा भाई है, और उसे ये पता चलता है कि मैं ना छुप छुप के कॉल पे किसी से बात करती हूँ। तो उसे डाउट आता है कि मेरा कोई चक्कर चल रहा है, और वो मुझे बार बार पूछता है कि बताओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम बताओ क्या है, तुम उसे छुपा रही हो। मैं डिनाई कर रही हूँ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी फ्रेंड है, वो है ऐसा ऐसा ऐसा। लास्ट में ये रिवील होता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये ट्विस्ट हमने उसमें डाल दिया था, और बाकी लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। वो देखने में ना, ये जो परफॉर्मेंस थे वो देखने में ही बहुत मज़ा आता था। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया पहला दिन। तो ये दिन भर के टास्क थे ना, हम इतना थक जाते थे कि बाद में फिर किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, हम बस जाके सो जाते थे। और दूसरे दिन, तो पहले दिन कैसा था, हमें कुछ कुछ इंडिविजुअल टास्क भी थे, कुछ एक लास्ट का ही था जो ग्रुप में था। उसके बाद ग्रुप के टास्क शुरू हुए। तो दूसरे दिन का टास्क ये था कि मतलब डे 3 का एक्चुअली डे 1, डे 2 और डे 3 का टास्क ये था कि हाँ, ये पूरे ग्रुप में है। एक सिचुएशन दी जाएगी, मतलब एक स्पेस दी जाएगी जहाँ पे एक पर्सन है, वो कुछ भी एक्ट करना शुरू करेगा। जैसे कि सपोज प्लेस ये है कि एक सब्ज़ी मंडी है, मैं जा रही हूँ, मैंने कुछ सब्ज़ी खरीदी, या फिर मेरा सब्ज़ी वाले के साथ कुछ झगड़ा हो गया, या फिर मैं सब्ज़ी मंडी में बस ऐसे जाके देख रही हूँ, मैं कुछ खरीद नहीं रही हूँ, कुछ भी एक्शन हो सकता है, मैं वहाँ पे जाके कर रही हूँ। उसके बाद दूसरा पर्सन उसमें एंटर होगा। तो एंटर होने के बाद वो मेरे एक्शंस में कुछ ऐड करेगा, या फिर वो खुद एक इंडिविजुअली कोई एक्शन करना शुरू करेगा। तो उसके बाद हम दोनों का कुछ इंटरेक्शन हुआ, हम दोनों ने कुछ एक्ट किया। उसके बाद तीसरा पर्सन जब एक्ट में आएगा, हमारे सिचुएशन में एंटर होगा, तो पहली पर्सन जो मैं हूँ, मुझे कोई लॉजिकल रीज़न देके वहाँ से निकलना है जल्दी से जल्दी। तो यही टास्क था कि जैसे ही कोई थर्ड पर्सन ऐड होता है 2 लोगों में, तो एक साथ, मतलब टास्क ये था कि एक साथ उस स्पेस में 3 लोग नहीं होने चाहिए। 2 लोग एक्ट कर रहे, तीसरा एंटर हुआ, पहले नहीं निकल जाना चाहिए। तो ये टास्क था। तो हमें जो मतलब पहली जो स्पेस क्रिएट हुई वो थी कि एक पार्क है। तो सब मेरा सबसे लास्ट नंबर था, और सब लोग एक एक एंटर हो रहे थे, एग्जिट हो रहे थे कि कोई था जो पार्क में भिखारी बना था, तो कोई था कोई जॉगिंग कर रहा था, तो कोई आंटी थी, ऐसा अलग अलग लोग वहाँ पे बने हुए थे। कोई था वो आतंकवादी बना था। तो लास्ट में जब मेरा नंबर आया, तो मैंने सोचा कि अब इसमें से मुझे कुछ अलग करना है, अब मैं वो सेम ही रिपीट नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना ड्रग डीलर बन जाती हूँ। तो मैंने जाके, मतलब उसमें ऐड हो गई मैं, और ऐसे दिखाया कि मैं पार्क में ड्रग्स बेचने आई हूँ। तो वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, इससे मैं सेटिस्फाइड थी मेरे इस परफॉर्मेंस से। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद जो टास्क था वो ये था कि हाँ, हमें ग्रुप्स में बांटा गया, 4 के ग्रुप में, मतलब जो हमारा ग्रुप ए है उसको 4 के ग्रुप में बांटा गया, और हर ग्रुप को ना एक मुहावरा दिया गया। मुहावरा मतलब जैसे मराठी में बोलते हैं म्हण, इंग्लिश में इडियम। तो एक मुहावरा दिया गया, और उस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। आप जब एक्ट कर रहे हो ना, ग्रुप में जो एक्ट करोगे, तो जैसे हमें मिला था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये वहाँ पे बोलना नहीं था, एक्टिंग करते टाइम ये बोलना नहीं था, लेकिन
जो पूरा नाटक था या जो भी सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ऐसी क्रिएट करनी थी कि ये जो ईडियम है, ये जो मुहावरा है, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो ये कैसे है कि जैसे हमने क्या किया था वो बताती हूँ मैं, कि हमने ऐसे दिखाया कि एक कोर्ट है, कोर्ट चल रहा है और वहाँ पे जज है, 2 वकील हैं, मैं वकील बनी थी, और एक लड़की पे रेप हुआ है और बाकी जो 3 लोग हैं वो उसके फ्रेंड्स हैं। तो ये सब साथ में मूवी देखने गए थे और इन्होंने रेप कर दिया। तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है और मैं जो हूँ, मैं लड़कों की वकील हूँ और जो एक लड़का था वो उस लड़की का वकील है। तो मैं मतलब हमारा जो ये चल रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि यहाँ पे गलत कौन है, तो ऑब्वियसली लड़के गलत हैं। लेकिन कोर्ट मतलब जो जज है एंड में ये रिजल्ट देगा कि उस लड़की की गलती है क्योंकि उसको रात में निकलना नहीं चाहिए था, उसको ये कपड़े पहनने नहीं चाहिए थे। तो इस पूरे एक्ट से ना ये प्रूफ हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर मतलब जो दोषी है, जो कि वो लड़की है, लेकिन सज़ा किसे मिल रही है? उस लड़की को। तो ये पूरे सिनेरियो से ये स्पष्ट हो गया। यहाँ पे हमने बोला नहीं कि वो मुहावरा बोला नहीं, लेकिन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो गया। तो ये था। बाकी लोगों ने भी अच्छा किया था। फिर अगला टास्क ये था कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और ऐसा क्रिएटिव टास्क था कि आपको 3 शब्द दिए जाएंगे और ये मतलब मुझे 3 शब्द और मेरे पार्टनर को 3 शब्द, हमें 2-2 जोड़ियों में बांट के ये टास्क करना था। तो 3 शब्द ये थे कि जैसे मुझे दिया गया था कि नो, रियली और शट अप। 3 शब्द मुझे गए थे और मेरे पार्टनर को दिए गए कि यस, आई थॉट, थैंक यू। तो ये शब्दों के अलावा हमें कुछ भी बोलना नहीं था वहाँ पे, सिर्फ ये 3 शब्द बोलना था। बाकी हम एक्ट कर सकते हैं, माइंड नहीं कर सकते, एक्ट कर सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कि जैसे मैंने और मेरे पार्टनर ने ये डिसाइड किया था कि मैं वाइफ हूँ, वो मेरा हस्बैंड है, और मुझे सारे काम ना उसको ऐसे बताने पड़ते, सब हाथ में ऐसे जाके देना पड़ता है और मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस चीज़ की वजह से। तो बीच बीच में जो एक्शंस होंगे उसमें हम ये कंप्लीट करेंगे। तो वो कैसे था कि जैसे कुछ एक्शन हुई तो मैंने पहले कुछ एक्शन की यस बोला, मेरे यस के बाद उसका नो आएगा, उसके नो के बाद फिर मेरा बाद में का जो वर्ड है वो आएगा। तो ये अल्टरनेटिव हमें वो वर्ड्स बोलने थे। जैसे 6 वर्ड्स थे ना, मुझे 3 वर्ड्स दिए गए थे, मेरे पार्टनर को 3। तो पहला वर्ड मेरा, तो दूसरा वर्ड उसका होगा, तीसरा वर्ड मेरा। ये इस टाइप की सिचुएशन थी। तो यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई थी ना कि हम वो सीक्वेंस भूल गए थे और मैं तो वर्ड ही भूल गई थी। मतलब करते टाइम हम उस एक्शंस में इतना चले गए कि प्रिपरेशन के लिए टाइम था नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो हमने जो ऑन द स्पॉट डिसाइड किया था हम वो कर रहे थे, लेकिन फिर मिसमैच हो गया वो सीक्वेंस, और उसके बाद मैं वर्ड भी भूल गई कि लास्ट में मुझे शटअप बोलना है। तो ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की थी। ये मुझे पता नहीं अब मैंने आपको ठीक से समझाया कि नहीं, पर ये टास्क वैसे ही थे, ईजी टास्क है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिव है। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद का टास्क, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैं वर्ड भूल गई थी और ये जो टास्क था ये मैंने बहुत ही ऐसे बुरी तरीके से किया था। मतलब मुझे लगा कि मैं बहुत बुरी तरीके से किया, मैं भूल भी गई, मैं स्टेज से भी नीचे आ गई थी। तो मुझे बहुत ऐसे बुरा फील हो गया था। एक होता है ना कि हमारा मूड ही ख़राब हो गया, तो मेरा मूड ख़राब हो गया था। बाकी टास्क थे वो मैंने ठीक से किए थे। इसके बाद का था वो ग्रुप में था। तो ग्रुप में हमें एक स्पेस दी गई। स्पेस मतलब जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं हॉल में बैठी हूँ, तो आपको हॉल दिया गया, मतलब हॉल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इसको एज अ हॉल ही इस्तेमाल करना है। आप कुछ भी समझ सकते हो, उसको बेडरूम भी समझ सकते हो या फिर कोई लाइब्रेरी भी समझ सकता है।
कुछ भी ये इमेजिन करना था कि आपको इस हॉल को क्या मानना है, और जाके वहाँ पे हमारा जो ग्रुप था, हमें 5 मिनट का प्रिपरेशन टाइम दिया गया था, प्रिपेयर करो, अगर आपने इसको हॉल समझा है तो हॉल में क्या एक्शंस हो सकती हैं, जाकर कर दो। तो हमें जो मिला था वो मिला था कि एक हॉस्टल का कमरा था, जो लोग वहाँ पे मतलब रहने आए थे उनका ही वो एक हॉस्टल का कमरा था। तो वहाँ पर जाके हमें ऐसी फीलिंग आई कि यार ये कमरा तो हॉस्टल का है, लेकिन हमें ये जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं हमें उसके जैसा भी लग रहा है। किसी को वो कमरा शादी में देखो बाराती आते हैं तो बाराती को रहने के लिए एक रूम दी जाती है, तो उस टाइप का भी वो कमरा लग रहा था। तो फिर लास्ट में हमने डिसाइड किया कि ठीक है चलो इसको हम बाराती वाला कमरा समझते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये बाराती वाला कमरा है और इसमें अब एक एक्ट हम डिसाइड करते कि यहाँ पे क्या होगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि शादी हो रही, दूल्हे की शादी हो रही है और उसके कपड़े ही नहीं मिल रहे, उसका कोई सामान नहीं मिल रहा है और अभी बस बारात निकलने वाली है। तो उस टाइम क्या क्या गड़बड़ होगी घर में, मम्मी पापा के क्या रिएक्शन होंगे, भैया भाभी के क्या होंगे, चाचा चाची जो भी हैं। तो मैं थी चाची, मेरे साथ जो एक लड़का था वो चाचा था और बाकी के जो लोग थे वो अलग अलग उसके रिश्तेदार बने थे, बहन थी कोई, मम्मी पापा। तो ये जो सारा ड्रामा जो होने वाला है कि दूल्हे के कपड़े टाइम पे मिल नहीं रहे और अभी बारात जाने वाली है, तो वो ड्रामा हमने वहाँ पे परफॉर्म किया था और ये काफ़ी अच्छा था, अच्छे से किया था। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बार ग्रुप परफॉर्मेंस के साथ क्या हो जाती है, जो मेरे साथ हुई, कि टाइम ज़्यादा नहीं होता आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। तो ये भी मतलब हम डिसाइड ही नहीं करते कि सीक्वेंस क्या लगने वाला है, किसके बाद कौन डायलॉग बोलने वाला है। वो इतना ओवरलैप और गड़बड़ हो जाती है कि मुझे मतलब ऐसे चांस ही नहीं मिल रहा था कि अरे ठीक है अभी मतलब मैं कब बोलूँ, मुझे कब बोलना है। तो थोड़ा सा ऐसा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया था और मैं थोड़ी लेफ्ट आउट सी हो गई थी। वो ओवरऑल वो ड्रामा अच्छा था।